हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के सी2 प्लेटफॉर्म पे। देखिए, पुरानी जो वीडियो मैंने अभी अपलोड की थी उसमें किसी ग्लिच की वजह से वो वीडियो जो है पूरी अपलोड नहीं कर पाया। अब इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया है अपलोडिंग से संबंधित, उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आपको मैं आसान शब्दों में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और कब तक अपलोड करने हैं। आपके फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर क्या होगा और आपका एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा और आपको कौन सा एक्सपीरियंस अपलोड करना है। और वहीं मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है और आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो आखिर कब तक संपन्न हो जाएगी। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है ऑलरेडी, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। दूसरी बात, जो अभ्यर्थीगण इस इंतज़ार में थे कि अगर कोई नोटिस आता है तो उन्हें मौका मिलेगा, या पैट 2022 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, जिसका भी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट आया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा इस भर्ती में, तो देखिए ऐसा नहीं है। आपको साफ साफ बता दूं कि उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने अभी वर्तमान समय में पैट का जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आया है। तो वो कोई भी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये भर्ती पुरानी है। तो इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है और उन्हीं के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। और पोर्टल भी इसलिए खोला जा रहा है ताकि फ्यूचर में पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता से मतलब ये है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड कराया जाएगा और उसी अपलोडिंग के आधार पर उन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने के बाद ही शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इस भर्ती में मेन रोल प्ले करती है, इसीलिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराना सुनिश्चित किया गया है। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो CITS के आधार पर कराई जाएगी। CITS का आपको जो भी आपका परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए आपका CITS में 80% बना है, तो 80% के आधार पर आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है इसमें ये शॉर्ट लिस्ट होगा और CITS का सिर्फ और सिर्फ 20% आपका काउंट किया जाएगा और वो जो 20% आपको मिलेगा उसी के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। यानी कि आपको CITS में बनी हुई परसेंटेज का 20% आपको आगे की ओर लेकर जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा। जैसे आपकी 80% बनी है तो इस 80% का आप 20% निकालिए, 8 दूनी 16, तो 16% यानी कि 16 नंबर आपको इसमें आपको दिए जाएंगे। और बाकी का बचा 80 नंबर का जो आपका पेपर है, वो 80 नंबर आपको कब मिलेंगे? जब आप 100 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और 100 नंबर में से आप जितने भी नंबर एग्ज़ाम में लेकर आएंगे, मान लीजिए कि आप 100 में से 80 नंबर लेकर आते हैं, तो इन 80 नंबरों का 80% आपको इंक्लूड करने के बाद ही जो आपकी CITS में जिस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन दोनों नंबर का टोटल होने पर आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उसी आधार पर आपको फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आई होप इतनी जानकारी आपको भली भांति समझ आई होगी। तो मैंने आपको बताया कि नए लोगों की एंट्री नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस नोटिस में आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो पहले हम एक बार इस नोटिस को देखते हैं कि आपको पता है कि 2504 पदों में जो परिवर्तन हुआ है उसमें अब प्रेजेंट टाइम में 42 व्यवसाय के निदेशक की कुल रिक्तियों को हटाने के बाद लगभग हमारे पास 98 जो रिक्तियां थी उन्हें हटाने के बाद 42 व्यवसायों में लगभग 2406 पद पर यह भर्ती कराई जा रही है। तो देखिए, सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड विकल्प पर क्लिक कर आपकी जो भी प्रविष्टियां हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडिंग वाले, उन्हें अंकित कर अपने व्यक्तिगत विवरण तथा OTP के माध्यम से लॉगिन करके आपको ये अपलोड करना है। जैसे किसी व्यक्ति ने, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या अपलोड करना है। तो देखिए, अगर आपने ITI कर रखी है, पहले ITI वालों की हम बात करेंगे, तो ITI वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आपने ITI कर रखी है तो आपका ITI का सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका CITS का सर्टिफिकेट, CITS के बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट।
इन तीनों सर्टिफिकेट्स को आपको प्रॉपर वे में एक पीडीएफ में मर्ज करने के बाद अपलोड करना है। वहीं सेम प्रोसेस डिप्लोमा के लिए है और सेम प्रोसेस बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए, औद्योगिक मेन है आपका जो एक्सपीरियंस का, तो देखिए मैं आपको एक्सपीरियंस के लिए बता दूं, जो भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो एक्सपीरियंस को लेकर बहुत परेशान हैं। तो देखिए, औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को, जैसे कि किसी कैंडिडेट ने अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो अगर उसका वो औद्योगिक सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, तो उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या या विधि या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त टिन और टैन नंबर की संख्या उसे भरनी होगी। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो इंडस्ट्रियल है, तो आपको टिन और टैन नंबर उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए और आपकी संस्था का नाम, पता और अनुभव की अवधि को उसमें अंकित होना चाहिए। वहीं अगर किसी संस्था से आपने अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया है, तो अभ्यर्थी को उस संस्था का नाम या पता और अनुभव की अवधि को भी अंकित करना होगा। यानी सेम प्रोसेस आपका जो है टीचर की प्रोफेशन वाले एक्सपीरियंस पे भी है और सेम प्रोसेस आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पे है। सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में आपको 10 या 10 नंबर मेंशन करना होगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे कैंडिडेट्स जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था, उन्हें भी अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उपश्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक से अधिक अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो उन्हें एक साथ मर्ज करके उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। तो देखिए, जैसे आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं एक्सपीरियंस के, 1 साल आपने यहाँ किया है, 6 महीने कहीं और किया है या 1 साल कहीं और किया है, तो इन जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है उन सबको इंक्लूड करने के बाद एक कॉमन पीडीएफ बनाने के बाद ही उसे अपलोड करनी है। और इसके बाद आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा वो आईटीआई के ऑप्शन में आपको अपलोड करना है, या डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा के ऑप्शन में, या बीटेक का है तो बीटेक के ऑप्शन में आपको अपलोड करना है। वहीं जो सीआईटीएस का है तो आपको सीआईटीएस का सीआईटीएस के कॉलम में अपलोड करना है। देखिए, यहाँ हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय अनुदेशक प्रमाण पत्र, सीआईटीएस प्रमाण पत्र या सीआईटीएस परीक्षा की कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट या सेमेस्टरवार या मॉड्यूलर मार्कशीट को एक साथ मर्ज कर उसकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। देखिए, पुराने समय में सेमेस्टर चलते होंगे, तो उन सेमेस्टर वाइज की जो आपकी मार्कशीट होंगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उन सभी को एक कॉमन पीडीएफ में मर्ज करने के बाद अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट ही सीआईटीएस के ऑप्शन में अपलोड करें, तो आपको ये नहीं करना है। एक कॉमन पीडीएफ बनाने के बाद उसे आपको अपलोड करना है। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक पीडीएफ का जो देखिए आपका जो साइज़ है वो 2 MB तक ही निर्धारित किया गया है। तो आपको पीडीएफ बनाने के बाद, ये सब मर्ज करने के बाद, उसको कंप्रेस करके 2 MB के अंदर अपलोड करना है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी के पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, आप जब भी अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि आपको सीआईटीएस का जो सिग्नेचर है वो आपको वेरीफाई करने के बाद अपलोड करना है। और इसके अलावा जिन्हें नहीं पता है कि सीआईटीएस का जो सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर, वो कैसे वेरीफाई करना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या आपके आसपास जो भी इंटरनेट कैफ़े की दुकानें हैं, आप वहाँ से जाके उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और या उसका पीडीएफ आप अपने फ़ोन में कहीं सेव कर सकते हैं। तो आपको ये भी करना है। तो आपको हर एक स्टेप को प्रॉपर वे में फॉलो करना है। और अब हम बात करेंगे देखिए फेक डॉक्यूमेंट्स के। तो जिन अभ्यर्थियों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है या जिनका एक्सपीरियंस 1 या 2 महीने से रह रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, आप फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, क्योंकि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं वो क्रॉस चेक होने के बाद ही शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा। तो जब शॉर्ट लिस्ट आप हो जाएंगे, इसी के बाद आपकी जो है कोई प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कि मान लीजिए आप एक्सपीरियंस में कोई गलत एक्सपीरियंस दे रहे हैं और फिर वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो देखिए, जिनका भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उनका 10 और 10 के थ्रू वेरीफाई कराया जाएगा, और जिनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है उन सभी कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस NCVT MIS पोर्टल पर, जो भी इंस्ट्रक्टर में आपने जिन कॉलेजेस में पढ़ाया है उन सभी इंस्ट्रक्टर्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखे होते हैं, तो उसके माध्यम से आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा एक्सपीरियंस। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप फर्जी एक्सपीरियंस को अपलोड ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लगभग आने वाली 3 साल तक UPSSC की जो भी वैकेंसीज़ रहेंगी उनसे आप डीबार किए जा सकते हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आई होप आपको ये बात भली भांति समझ आई होगी। तो बात हो गई फेक डॉक्यूमेंट्स की, और बात हो रही है अब एक्सपीरियंस की। देखिए, अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि देखिए सर, मेरा बुटीक का जो है एक्सपीरियंस है तो क्या वो वैलिड होगा। देखिए, अगर आपका बुटीक या फिर कोई संस्था जहाँ से आपने एक्सपीरियंस कलेक्ट किया हुआ है, अगर वो रजिस्टर्ड है और अपना टैक्स वगैरह सब पे करती है और आपको वहाँ उसने एक्सपीरियंस दिया दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। और एक मैसेज और आया था कि सर, जो शॉर्ट हैंड में किसी ने वकील से एक्सपीरियंस बनवा रखा है, तो देखिए पर्टिकुलर किसी संस्था का एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा, और या तो आपने कहीं स्कूल में शॉर्ट हैंड की टीचिंग या प्रैक्टिस कराई हो तो वहाँ से आपका वैलिड माना जाएगा। आप कहीं पर्टिकुलर किसी और जगह से एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं, या वकील से या मोहल्ले के पसरट की दुकान से एक्सपीरियंस बना रहे हैं, तो ये सब वैलिड नहीं होंगे। क्लियर कट शब्दों में आपको बता दूं, क्योंकि जब भी आपका एक्सपीरियंस क्रॉस चेक होगा तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं कंडीशंस के आधार पर ही एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस माना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी परचून की दुकान से एक्सपीरियंस बनवा लें कि भाई अपने यहाँ पे काम किया है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वो काउंट नहीं होगा। वहीं हम बात करें अब देखिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो फरवरी तक आपकी ये डेट दी गई है और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की, तो लगभग आपको 25 दिनों का समय मिला है। 28 फरवरी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की लास्ट डेट है। तो मेरा यही मानना है कि, और आपको सलाह है कि आप 28 फरवरी तक का वेट ना करें, 28 फरवरी के पहले ही लगभग 25 और हो सके तो 22 फरवरी के पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर सबमिट कर दें, ताकि एंड टाइम पे आपको सर्वर क्रैश या साइट प्रॉब्लम की जो दिक्कत है वो ना झेलनी पड़े। और ये लास्ट लाइन पैराग्राफ की हम जरूर पढ़ेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको फर्जी एक्सपीरियंस या फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। काफ़ी सारे हमारे विद्यार्थीगण हैं या अनुदेशक हैं जिन्होंने CITS की फर्जी मार्कशीट अपलोड कर रखी थी, या एक्सपीरियंस अपलोड कर रखा है, या उसकी डिटेल्स भर रखी हैं, अपलोड नहीं सॉरी, डिटेल्स वगैरह भर रखी हैं। तो देखिए, उनसे दरख्वास्त है कि आप फर्जी तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ ना करें, इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आयोग ने नोटिस में क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो जैसा मैंने आपको अपने कुछ देर पहले ही बताया है कि अगर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसीलिए अपलोड कराए जा रहे हैं ताकि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण हो सके। अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो 10 या 10 नंबर होना चाहिए। टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपका NCVT MIS पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड है तभी आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ITI में वैसे भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं उन्हें कि सर 3 साल में मेरा एक्सपीरियंस जो है या मेरा जो डाटा है वो पोर्टल पे नहीं चढ़ पाया। और डिप्लोमा या बीटेक के लिए 2 या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो देखिए 1 साल के अंतर्गत हर संस्था अपने इंस्ट्रक्टर्स का जो डाटा है वो पोर्टल पर चढ़वाती है, और उसी पोर्टल के माध्यम से जो आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो वेरीफाई होता है। क्योंकि जो पोर्टल पे आप एक्सपीरियंस जब चढ़ता है या कैंडिडेट की डिटेल चढ़ती है तो एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट होता है, उसी नंबर के बेसिस पर ही उसका जो है एक्सपीरियंस वेरीफाई किया जाता है। आप जिस भी संस्था का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उस संस्था से
वेरीफाई करने का ये एक स्मार्ट और शॉर्टेस्ट वे है। तो उसी के बेसिस पर ही आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई होता है, और वहीं कंपनी का है तो 10 और 10 के बेसिस पे वो क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको शॉर्ट टेस्ट करेंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। तो आई होप आप सभी को जानकारी भली भांति समझ आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपके सभी सवालों का जवाब देने की, और इस नोटिस को एक सिंपल और सरल शब्दों में आपको बयां करने की। आशा करता हूँ आप सभी को ये नोटिस समझ आया होगा। एक बार फिर से उन सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने पुरजोर कोशिश की है इस स्थिति को लाने की, और अपना उन्होंने बेस्ट दिया है। तो सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हम सभी इंस्ट्रक्टर्स के लिए इतनी मेहनत की है। आप लखनऊ गए, आपने काफ़ी यातनाएं झेली, कई लोगों की बातें सुनी। हमारे विपिन शुक्ला जी, इनको भी काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली हैं, और यात्रा के दौरान इनकी भी तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी अभ्यर्थियों की भी तबीयत ख़राब हुई है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए अपना बेस्ट दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने, कैंडिडेट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है ट्विटर पर और हैशटैग रन कराने में, ट्वीट्स करने में। तो आप सभी को भी एक बार तहे दिल से धन्यवाद। अच्छे से एक बार फिर से शांत मन से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके फिर से नोटिफिकेशन को डीपली पढ़ने के बाद ही आप आगे की फर्दर प्रोसेस को फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।